रोज़ रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं खबरों के पीछे में अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों को। और पिछले 2 एपिसोड से मतलब एपिसोड नंबर 115 और 116 दोनों में हमने चर्चा की है बेतिया के अपराधी राजू मियाँ उर्फ राजू गुंडा के बारे में। और आज इसी प्रकरण में हम फिर से आगे बढ़ेंगे। आपको हमने कल बताया था कि बेतिया को थर्रा देने वाले मंत्री के बंगले में रहकर एसटीएफ को ठोक देने की धमकी देने वाले, पिता की हत्या कर बेटे से रंगदारी मांगने वाले राजू मियाँ उर्फ राजू गुंडा की मुठभेड़ में मौत कैसे हुई। लेकिन ये एक ऐसी मुठभेड़ थी 28 जून 2001 को पटना में, जिस प्रकार की मुठभेड़ पटना ने पहले कभी नहीं देखा था। ये वास्तविक वाली मुठभेड़ थी और पटना के पाटलिपुत्र इलाके में, जहां पटना की सबसे प्रतिष्ठित लड़कियों का स्कूल नॉटे डेम एकेडमी है, ठीक छुट्टी हुई थी और उसी वक्त क्रॉस फायरिंग शुरू हो गई थी। दोनों ओर से ताबड़तोड़ गोलियां चली थी। राजू गुंडा मारा गया था, लेकिन मारे जाने के पहले इसने शेख मोहम्मद अलाउद्दीन जो टास्क फोर्स के प्राधिकारी थे उन्हें भी गोली मार दी थी। एक नहीं 5-5 गोलियां। लेकिन शेख मोहम्मद अलाउद्दीन की हिम्मत देखिए, सलाम कीजिए कि गोलियां लगने के बाद गिर जाने पर भी शेख मोहम्मद अलाउद्दीन ने टास्क फोर्स के अपने उस वक्त के प्रधान राजकुमार कन से कहा, आप मेरी चिंता भी मत कीजिए, थोड़ा सा खून और निकल जाने दीजिए, लेकिन देखिए वह आगे गिरा पड़ा है, उसे मेरी गोली लगी है, यदि आप मेरे फेर में फंसेंगे तो वह भाग जाएगा, पहले उसे मारिए। तो राजकुमार कन और विजय कुमार जो शेख मोहम्मद अलाउद्दीन के साथ टास्क फोर्स में थे, एक ने अलाउद्दीन को संभाला, दूसरे ने विजय कुमार ने, राजकुमार कर्ण ने भी गोली चलाई और राजू गुंडा उर्फ राजू मियाँ की समाप्ति हुई। तो इसके बाद 5 गोलियों से घायल लहूलुहान शेख मोहम्मद अलाउद्दीन को पीएमसीएच ले जाया गया। यह भी याद रखिएगा कि सभी प्लेन ड्रेस में थे, इसलिए जब मौके पर पाटलिपुत्र थाने की पुलिस पहुंची तो उसने पहले इन्हीं लोगों पर, एसटीएफ के लोगों पर राइफलें तान दी थी, क्योंकि शेख मोहम्मद अलाउद्दीन पटना पुलिस की टास्क फोर्स के और दूसरी ओर से एक बेतिया पुलिस की जो टीम आई थी जिसमें अमरीश शामिल था, उसे गोली लगी हुई थी। तो सभी सादे लिबास में थी, इसलिए पाटलिपुत्र पुलिस को यह लग गया कि ये अपराधी ही हैं। लेकिन पुलिस गाड़ी का जो चालक था उसने हल्ला कर इन लोगों की जान बचा दी थी। तो अब देखिए शेख मोहम्मद अलाउद्दीन पीएमसीएच पहुंचते हैं। राजू गुंडा भी मारा जा चुका है, राजू मियाँ भी। उसके साथ जो मारा गया दूसरा जो बाइक चला रहा था, उसकी पहचान अरमान उर्फ अली के रूप में हुई। उसने भी ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी, तो पहचान उसकी भी हो गई। लेकिन इधर पीएमसीएच में शेख मोहम्मद अलाउद्दीन टास्क फोर्स के पदाधिकारी की स्थिति बेहद ही चिंताजनक हो गई थी। 5 गोलियां लगी थी, जो स्पाइन में गोली लगी थी, इसके कारण दोनों पैर काम करना बंद कर चुके थे। और शेख मोहम्मद अलाउद्दीन को जब कभी होश आता कुछ घंटों में, तो वह पूछता वह मारा गया कि नहीं मारा गया। तो इसके बाद ब्लड की जरूरत हुई तत्काल। और शेख मोहम्मद अलाउद्दीन का जो ब्लड ग्रुप था वो रेयर था, मतलब दुर्लभ था, आसानी से नहीं मिलता था। अब ये ब्लड मिले कहाँ? तो देखिए पटना की पब्लिक, जब आप काम करते हैं तो लोग आपको सलाम करने के लिए, आपके साथ खड़े होने के लिए, आपकी जान बचाने के लिए कैसे आगे आते हैं। पटना के तत्कालीन सीनियर एसपी सुनील कुमार ने जब देखा कि ब्लड मिलने में परेशानी हो रही है तो एक अपील जारी की। जो टीवी चैनल्स थे लोकल, उन पर यह अपील जारी हुई कि इस ब्लड ग्रुप की
ज़रूरत है शेख मोहम्मद अलाउद्दीन को, जिसने आज पटना में बहादुरी के साथ एक बड़े अपराधी के साथ मुठभेड़ की है, अपराधी को मार गिराया है और खुद लहूलुहान होकर पीएमसीएच में ज़िंदगी और मौत की जंग लग रहा है। तो इस अपील के बाद यह अपील इतनी वायरल हो गई कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जो उस ब्लड ग्रुप के थे वे पीएमसीएच पहुंच गए और कहने लगे मेरा ब्लड ले लीजिए, मेरा ब्लड ले लीजिए। तो देखिए, अच्छे काम करने वालों को ये इनाम भी मिलता है। तो ब्लड की व्यवस्था हो गई, पुलिस लाइन से भी बड़ी संख्या में सिपाही आ गए। राजद सुप्रीमो, मुख्यमंत्री तो राबड़ी देवी थी, राजद सुप्रीमो लालू यादव भी अस्पताल पहुंचे, पर स्थिति बिगड़ती जा रही थी। पीएमसीएच में लग रहा था कि शेख मोहम्मद अलाउद्दीन को बचाया जाना संभव नहीं होगा। तब एयर एम्बुलेंस नहीं होते थे, तो सरकार ने फैसला किया कि इसे तत्काल जो पहली फ्लाइट है उसमें शेख मोहम्मद अलाउद्दीन को इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेजा जाए। तो टिकट कटा सर्विस फ्लाइट का ही, कुल 8 टिकट लिए गए, सीटें वहाँ खोली गई फ्लाइट के भीतर ताकि इन्हें लिटा कर ले जाया जा सके, क्योंकि इनकी स्थिति ठीक नहीं थी। ये तो बेहोशी की स्थिति में आ ही गए थे और ज़िंदगी की जंग बहुत कठिन थी। पीएमसीएच के तब के न्यूरोसर्जन, बहुत ही फेमस न्यूरोसर्जन डॉक्टर अरुण अग्रवाल और सर्जरी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर AQ सिद्दीकी को भी साथ भेजा गया और इनके साथ राजकुमार कन, जो उस वक्त उस टास्क फोर्स के प्रधान थे, गांधी मैदान थाना के इंस्पेक्टर थे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, उन्हें भी दिल्ली भेजा गया। मुझे याद है मैं तब भी इस घटनाक्रम को काफ़ी करीब से देख रहा था। मैं भी पीएमसीएच पहुंचा था, क्योंकि जानता तो मैं सबों को था। तो बिहार सरकार ने दिल्ली में बिहार भवन में भी इमरजेंसी सूचनाएं भेजी। तब बिहार भवन में, दिल्ली के बिहार भवन में ओएसडी के तौर पर आईजी रंजीत सिन्हा तैनात थे। वही रंजीत सिन्हा जो बाद में सीबीआई के डायरेक्टर बने, अभी कुछ ही महीने पहले उनका निधन हुआ है। उनसे कहा गया कि देखिए, इस फ्लाइट से शेख मोहम्मद अलाउद्दीन को, राजकुमार कर्ण को, शेख मोहम्मद अलाउद्दीन तो घायल हैं, बहुत गंभीर स्थिति है और साथ में पीएमसीएच के डॉक्टरों को दिल्ली भेजा जा रहा है। आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में सभी जरूरी व्यवस्थाएं बना कर रखें, एयरपोर्ट पर तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था हो और वहां उन्हें ले जाया जा सके। तो इस व्यवस्था के साथ वहां पहुंचा गया। शेख मोहम्मद अलाउद्दीन एम्स ले जाए गए। एम्स में इलाज शुरू हुआ और इलाज कोई 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन का नहीं हुआ। ये इलाज महीनों चलता रहा। लोग याद करते हैं 5 महीने करीब लग गए थे। राजकुमार कर्ण भी वहीं साथ रहे। राजकुमार कर्ण से जब मैं कल इंटरव्यू कर रहा था, आपने सुना ही कि उन्होंने किस तरीके से उस लाइव इनकाउंटर की पूरी बात आपको बताई और बताया कि कैसे इनकाउंटर हुआ था। यदि वो एपिसोड आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। राजकुमार कर्ण की वो बात भी याद रखिएगा कि रिवॉल्वर के साथ कलेजा होना भी जरूरी है। यदि आपके पास सिर्फ रिवॉल्वर है और कलेजा नहीं है तो आप किसी के साथ मुठभेड़ नहीं कर सकते हैं। खैर, तो ज़िंदगी और मौत की जंग शेख मोहम्मद अलाउद्दीन की अब एम्स में चल रही थी। इधर राजू गुंडा उर्फ राजू मियाँ के मारे जाने का अंडरवर्ल्ड में कोहराम था और जो उनके खामकाह थे, जो उनके संरक्षक थे, उन्हें गहरा झटका लगा था। आपने कल यह भी सुना था कि जो मोबाइल राजू गुंडा उर्फ राजू मियाँ के पास से बरामद हुआ था उसमें बहुत सारे ऐसे नंबर थे जो सरकार की चूल्हे हिला देती, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। आपको यह भी पता है कि ये राजू मियाँ बिहार सरकार के मंत्री एजाजुल हक के घर में रहा करता था और वहीं से सबों को धमकी देता था, एसटीएफ को भी धमकी दे डाला था। तो खैर, एम्स में इलाज चल रहा था और राजू मियाँ के इनकाउंटर से जो लोग आहत हुए थे, उसके गुर्गे, उसके खामकाह, अब उस टीम के सदस्यों को खोजने लगे जो इनकाउंटर में शामिल थे।
तो शेख मोहम्मद अलाउद्दीन तो एम्स में, अब बचे राजकुमार कर्ण और विजय कुमार। उधर अमरेश जो बेटिया पुलिस की ओर से था वह भी घायल था, वह भी अस्पताल में था, उसे भी गैलेंट्री मिला। तो राजकुमार कर्ण को यह बात याद है, उस इनकाउंटर टीम को लीड करने वाले राजकुमार कर्ण को, कि जब वे दिल्ली थे तो उन्हें एक खबरी से जानकारी मिली कि गुंडा राजू मियाँ के जो दूसरे सहयोगी हैं वे उन्हें तलाश रहे हैं और दिल्ली में रैकी की जा रही है। संभव है कि दिल्ली में ही आपकी हत्या कर दी जाए। यह खबर बहुत ही गंभीर खबर थी। राजकुमार कर्ण ने याद किया कि जब खबर उन्हें मिली तो उन्होंने इस बात की जानकारी पटना के तत्कालीन एसपी सुनील कुमार, जो अभी बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्हें दी। उन्हें भी ये हुआ कि ये कैसे संभव है। तो तब ये सिलसिला चलता था कि दिन भर देख रेख के बाद शेख मोहम्मद अलाउद्दीन के परिवार वाले भी पहुंच गए थे दिल्ली। राजकुमार कर्ण रात को बिहार भवन चले आया करते थे। वे फिर सुबह तैयार होते और फिर से एम्स में जो जरूरी व्यवस्थाएं करनी होती थी देख रेख की, वे किया करते थे। तो इस अलार्मिंग इन्फॉर्मेशन के बाद कि दिल्ली में आपको ट्रैक किया जा रहा है, आपकी रैकी हो रही है, आप पर दिल्ली में अटैक हो सकता है, तो राजकुमार कर्ण का ठिकाना बदल दिया गया। राजकुमार कर्ण याद करते हैं कि नया ठिकाना उनका बना था CISF का गेस्ट हाउस, जहां अधिक सिक्योरिटी थी और फिर आने जाने के रास्ते में दिल्ली में भी सुरक्षा मुहैया कराई गई। तो इस तरीके से ये दौर चलता रहा। फिर जो इनके गैंग के जो दूसरे मेंबर थे उनके खिलाफ बेतिया के तत्कालीन एसपी अनिल किशोर यादव ने उधर ऑपरेशन शुरू किया। उनके कई सहयोगी, कई साथी वहाँ गिरफ्तार किए गए। ये गिरोह टूट गया, लेकिन शेख मोहम्मद अलाउद्दीन, जिन्हें इस एनकाउंटर में गोली लगी, वे कभी भी पूर्ण रूप से फिट नहीं हो पाए। आज वे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, CID में तैनात हैं, लेकिन बहुत ही कष्ट की ज़िंदगी इस एनकाउंटर के बाद उन्होंने झेली है। शरीर ने तो यातनाएँ दी ही। एक अपराधी से मुठभेड़ के बाद जो आज भी वे पूर्ण रूप से सलामत नहीं हैं, इसलिए कभी भी फील्ड में पोस्टिंग नहीं पा सके। सरकार के साथ भी बीच में कुछ परेशानियां हुई, लेकिन परेशानियों का हल निकला। तो ये एक ऐसी मुठभेड़ थी जिस मुठभेड़ की कल्पना बीच सड़क पर पटना में कभी नहीं की गई थी, पर दुस्साहस भी इतना बड़ा था। जैसा आपको हमने बताया कि यह अपराधी जिसने बेतिया में पहले बेतिया के बड़े बिजनेसमैन प्रहलाद कयाल की हत्या की, फिर उनके बेटे रवि कयाल से फिरौती मांगनी शुरू की और कहा कि तुम्हारे पिता को मार देने से मेरे को 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया है, क्योंकि मैं उन्हें किडनैप करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पिता ने अपने को बचाने की कोशिश की और इस बचाने की कोशिश में मुझे उन्हें मारना पड़ा, लेकिन इस नुकसान की भरपाई अब तुम करोगे। मतलब जो रुपया हम तुम्हारे पिताजी से नहीं वसूल पाए, वो रुपया हम तुमसे वसूलेंगे। इसके बारे में आपको हमने यह भी बताया कि किस तरीके से इसने बेतिया के लाल बाज़ार में, जो वहाँ का सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र है, वहाँ 47 से गोलियाँ बचाकर एसपी को फ़ोन किया था। ये देखिए, आज मैंने हवा में फायर किया है, मैं चाहता तो लाशें भी गिरा सकता था, लेकिन आज मैंने लाशें नहीं गिराई। यदि मैं लाश गिरा देता तो आपकी बदली भी हो सकती थी। तो अपराधियों का संरक्षण उस ज़माने में आम बात थी और ऐसे कई उदाहरण थे। एजाजुल हक का जो बंगला था, सरकारी बंगला था, वह तो बिल्कुल अपराधियों का पनाहगाह ही बना हुआ था। पटना के भी कई अपराधी वहाँ जाकर टिकते थे और वहाँ सुरक्षित महसूस करते थे। सरकार में किसी की हिम्मत नहीं थी, पुलिस में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह बंगले के भीतर घुसे। एजाजुल हक शहाबुद्दीन के बहनोई थे, इसलिए और भी रूपदाब बनाए रखते थे। हालांकि ये दूसरी बात थी कि शहाबुद्दीन के समानांतर भी एजाजुल हक ने अपराधियों को संरक्षण देना शुरू किया था। सामने से बोलने की औकात नहीं थी, लेकिन पीछे से ये जो बहुत सारे गलत वाले धंधे थे एजाजुल हक ने बना रखा था। यही वजह भी रही होगी कि जब बाद में शहाबुद्दीन और एजाजुल हक में मनमुटाव हुआ,
एजाजुल हक को शहाबुद्दीन ने अपने से किनारा कर लिया। एजाजुल हक की मौत भी किन परिस्थितियों में हुई, यह भी एक एपिसोड है और इस एपिसोड पर भी हम कभी चर्चा करेंगे। एजाजुल हक के बारे में आप यह भी जानते हैं कि जब शहाबुद्दीन पहली बार 1990 में एमएलए बने, 1995 में फिर से दोबारा एमएलए बने और 1996 में जब एमपी बन गए तो जीरादेई की जो सीट खाली हुई वहाँ उन्होंने इन्हें लड़ाया, एजाजुल हक को। एजाजुल हक उनके अपने बहनोई नहीं थे, वे रिश्ते के बहनोई थे और पहले विदेश में किसी संयुक्त अरब अमीरात के किसी देश में काम किया करते थे, पर विशुद्ध रूप से ये अपराधी बन गए थे। और ऐसा अपराधी जो पटना में तब खुले तौर पर संरक्षण दिया करता था। आज जब मैं ये एपिसोड आपको सुना रहा हूँ तो मैंने सुबह में शेख मोहम्मद अलाउद्दीन से भी बात की थी, तो उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे आज भी इस बात का फ़ख्र है कि मैंने अपराधी के साथ मुठभेड़ की और गोली खाई तो गोली मारी भी, और यदि गोली नहीं मारते तो मुझे अफसोस होता। जो मुझे टास्क दिया गया था वो टास्क मैंने पूर्ण किया था। यह पटना के लोगों का प्रेम और प्यार था कि जब उन्होंने खबर सुनी कि मुझे गोली लगी है और ब्लड की ज़रूरत है तो लोग दौड़े चले आए। काम करने वाले को इज्जत मिलती है, यह कहानी इस बात को भी इंगित करती है। तो गैलेंट्री भी मिली। राजकुमार कर्ण, शशिभूषण शर्मा, ऐसे तमाम पुलिस अफसरान हैं जो इनकाउंटर के लिए जाने जाते रहे, जिन्होंने अपने कार्यकाल में कितने इनकाउंटर किए पता नहीं, वे भी ठीक से नहीं गिन पाते हैं क्योंकि गोलियां चलाना उनके लिए तो रोज़मर्रे की बात हो गई थी। और उस दौर में भी जब कहा जाता था कि बिहार में जंगल राज है, तब भी कुछ ऐसे पुलिस अफसर आए। डॉक्टर अजय कुमार का नाम ले सकते हैं, राजविंदर सिंह भट्टी का नाम ले सकते हैं, कुंदन कृष्णन का नाम ले सकते हैं। आपको याद होगा कुंदन कृष्णन ने उसी दौर में छपरा के जेल में घुसकर इनकाउंटर किया और जिस छपरा जेल से अपराधी अपराध संचालित कर रहे थे उसी जेल में कई अपराधियों को मार गिराया। पटना में वह दौर ऐसा था जब अपराधी अपहरण को अंजाम देते थे, लेकिन यह सच भी है कि बाद में जब कराई शुरू हुई तो अपहर्ता भी मारे जाने लगे और कैदियों को भी यह लगने लगा कि अब वे सुरक्षित नहीं हैं, वे कोर्ट तक आने से डरते थे। मुझे याद है पटना साहिब स्टेशन के पास जब एक बार कैदी वैन पर गोली चली थी और ये गोली भी टास्क फोर्स वालों ने चलाई थी, क्योंकि उस ज़माने का एक खूंखार अपराधी यह मानता था कि हम जेल में बंद हैं और जेल के भीतर से सब कुछ ऑपरेट कर सकते हैं। तो शेख मोहम्मद अलाउद्दीन की कहानी आपको सुनाने के पीछे मेरा ध्येय ये रहा कि यदि पुलिस चाह ले तो अपराधी कानून से बाहर नहीं जा सकता है। आप पुलिस में आते ही इसलिए हैं क्योंकि आपको बहादुर बनना है, कायर बनना है तो पुलिस में आना ही नहीं चाहिए। तो यह कहानी बहुत लोगों को प्रेरणा भी देगी और फिर से हम कहते हैं कि अपराधी उसका तो अंत होता ही है। बिरले ही होते हैं जो स्वाभाविक मौत मरते हैं। तो आज हमने आपको यह कहानी सुनाई। पूरी कहानी 3 किस्तों में मैंने ख़त्म की है, 3 एपिसोड हुए हैं, इसलिए राजू गुंडा, बिटिया, शेख मोहम्मद अलाउद्दीन, राजकुमार कर्ण, विजय कुमार आजकल झारखंड में हैं, झारखंड पुलिस में डीएसपी हैं। वे भी बहुत ही कलेजे वाले पुलिस पदाधिकारी रहे हैं और झारखंड में भी कई बड़े इनकाउंटर्स किए हैं, जाकर अमेरिका से ट्रेनिंग ली है। तो ये सब इनके काम हैं, जिनके काम अच्छे हैं उनके बारे में चर्चा भी होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए खबरों के पीछे को, रोज़ हम आपके लिए कहानी लेकर आ रहे हैं। और यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा या फॉलो कीजिएगा। एक और अनुरोध जो हम आखिरी में कर रहे हैं कि यदि आप मुझसे कोई कहानी शेयर करना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, किसी मसले पर बातचीत करना चाहते हैं तो आप मुझे gyaneswarlive@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।
जो आप बताना चाहते हैं उसके बारे में संक्षेप में लिख कर भेजें। अपना मोबाइल नंबर भी भेज सकते हैं, ज़रूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। आपकी पहचान को हम गोपनीय रखेंगे, यह बात भी तय है। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। कल रात फिर मिलेंगे 9 बजे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।